हेलो स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज़ ओके? सब बढ़िया? ओके, सब बढ़िया ही होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। आप बताओ मुझे कि ये जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो हमें किस चीज़ से दिखाई देती हैं? बताओ। अच्छा सा प्रकाश से। अच्छा, प्रकाश में किससे? अपवर्तन से या परावर्तन से? रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन से? रिफ्लेक्शन से। यानी ये जो वस्तुएं सारी हमें दिखाई देती हैं ये किस चीज़ से दिखाई देती हैं? प्रकाश के परावर्तन से। अच्छा, लेकिन आप मुझे बताओ, आप भी ये बात जानते हो और मैं भी ये बात जानता हूँ कि परावर्तन तो केवल चिकनी सतहों से होता है। डेफिनेशन में पढ़ा था ना हमने कि किसी प्रकाश किरण का किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अच्छा, तो जो परावर्तन हो रहा था वो तो चिकनी सतह से हो रहा था, तो इसका मतलब हमें जो वस्तुएं दिखाई देनी चाहिए वो बस हमें केवल चिकनी वस्तुएं दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि भाई परावर्तन तो केवल चिकनी वस्तुओं से हो रहा है ना। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो केवल चिकनी वस्तुएं दिखाई देनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो वस्तु है मेरे हाथ में, कपड़ा है, इसे साफ करने का कोई वस्तु नहीं है। तो ये आप मुझे बताओ, ये चिकनी है क्या? अरे वाह कितनी चिकनी है, अरे वाह कितनी स्मूथ। चिकनी तो नहीं है ना, बहुत ही रफ है, बहुत ही खुरदरी, बहुत ही भद्दी, बहुत ही बदसूरत है ये, है ना। लेकिन फिर भी हमें दिखाई दे रही है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बताओ क्या कारण है, बताओ। मन में आना चाहिए ना क्वेश्चन। भाई परावर्तन तो केवल चिकनी वस्तुओं से होता है और हमें जो वस्तुएं दिखाई देती हैं वो परावर्तन के द्वारा दिखाई देती हैं, तो इस हिसाब से तो हमें केवल चिकनी वस्तुएं दिखाई देनी चाहिए। और ये जो वास्तव में ज़्यादातर बोलूँ तो मैं 70 to 80% जो वस्तुएं होती हैं वो खुरदरी होती हैं, तो हमें ये वस्तुएं तो फिर दिखाई देनी ही नहीं चाहिए, केवल चिकनी चिकनी दिखाई देनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये जो खुरदरी वस्तुएं यानी जो रफ वस्तुएं होती हैं ये हमें दिखाई देती हैं विसरित परावर्तन से। याद रखना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से। किससे? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोले तो विसरित परावर्तन। परावर्तन। समझ में आ रहा है? यानी अब विसरित परावर्तन क्या होता है? विसरित परावर्तन बस थोड़ी सी डेफिनेशन में अंतर आ जाता है। किसी खुरदरी सतह से प्रकाश किरण का टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही क्या कहलाता है? विसरित परावर्तन कहलाता है। बस, यानी जो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं वो परावर्तन से नहीं, विसरित परावर्तन से दिखाई देती हैं। लेकिन कौन सी वस्तुएं? जो खुरदरी हैं, और जो चिकनी है वो परावर्तन से। क्लियर? आपके सिलेबस में नहीं था ये विसरित परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट था जानना। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक आज मिरर। मिरर बोले तो दर्पण। तो क्या होते हैं दर्पण? दर्पण दोस्त दो टाइप के होते हैं, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर बोले तो समतल दर्पण, और स्फेरिकल मिरर बोले तो गोलीय दर्पण। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो हमने सीखा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कैसे फॉर्म होता है? कोई कांच की प्लेट ले ली हमने, उसकी एक तरफ क्या कर दी? पॉलिश कर दी। इसकी एक तरफ मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। तो इस प्रकार जो प्लेन मिरर बनता है वो होता है प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे। और गोलीय दर्पण क्या होते हैं? कोई कांच का खोखला गोला लिया मैंने, और इसको दो भागों में मैंने काट दिया, तो इस प्रकार जो दर्पण बनता है वो गोलीय दर्पण बनता है। गोलीय दर्पण दोस्त दो टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट कॉन्केव मिरर,
और नंबर सेकंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर बोले तो अवतल दर्पण और कॉन्वेक्स मिरर बोले तो उत्तल दर्पण। अवतल और उत्तल, वेरी सिंपल। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अच्छा साहब, अब मुझे बताओ कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बनेंगे कैसे? बनेंगे तो इसी गोलीय दर्पण से, क्योंकि दोनों इसी के टाइप हैं। लेकिन बनेंगे कैसे? देखो इधर देखो, मैं दोनों को अलग ले रहा हूँ। ये वाला हिस्सा मैंने अलग ले लिया और ये वाला जो था ये अलग ले लिया, ठीक है। जब मैं पॉलिश बाहर वाली साइड पे कर दूँ, यानी जो उभरा हुआ तल है मैं उधर पॉलिश कर दूँ, तो ये वाला सतह, ये जो अंदर वाली सतह है, ये कैसी सतह बन जाएगी? परावर्तक सतह। और जो इस प्रकार दर्पण फॉर्म होगा वो दर्पण कहलाता है तुम्हारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल, ठीक है। और जब मैं पॉलिश अंदर की साइड से कर दूं, दबी हुई साइड से पॉलिश कर दूं, और अब जो परावर्तन होगा वो कहां से होगा? बाहर वाली सतह से, यहां से, इस वाली सतह से। तो इस प्रकार जो दर्पण बनता है वो होता है दोस्त उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इट इज कॉन्केव मिरर एंड इट इज कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? ओके, नाउ स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम जो पढ़ेंगे दोस्त वो पढ़ेंगे हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ पॉइंट हैं गोलीय दर्पण से रिलेटेड, उनको अब हम जानेंगे कौन कौन से वो पॉइंट होते हैं। देखो यानी जो टॉपिक है वो क्या है अपना? डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, यानी गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। क्या है गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं? देखो एक गोलीय दर्पण ले लेता हूं मैं, कौन सा है ये बताओ। अब मैंने पॉलिश कर दिया इधर उभरी हुई साइड, जो हिस्सा उभरा हुआ था उस साइड मैंने क्या कर दी? पॉलिश कर दी। और ये अब जो परावर्तक सतह होगी वो कौन सी होगी? अंदर वाली। तो अब मुझे बताओ ये कौन सा दर्पण है? वेरी गुड, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इससे ही हम सारे पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। तो दोस्त अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को बोलते हैं ध्रुव। दैट इज, मान लो ये इसका क्या है? मध्य बिंदु है। ये पी पॉइंट इसका क्या है? मध्य बिंदु है। तो इस मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलते हैं? पोल। इसलिए इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से, ठीक है। अब एक काम करो, आप मुझे बताओ ये जो दर्पण था ये किसका हिस्सा था वास्तव में? ये कांच के खोखले गोले का। मान लो ये कांच का खोखला गोला डॉट 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 से मैं ऐसे बना दूं, तो ये हमने इसी में से तो काटा था एक हिस्सा। बताओ है कि नहीं? पक्की? ओके, पक्की बात है ना। तो अब जब ये गोले का हिस्सा था तो इस गोले का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा। मान लो यहाँ इसका सेंटर है और ये हमने ऐसे फॉर्म किया है, ये जो गोला है कांच का। समझ रहे हो ना कहना क्या चाह रहा हूँ मैं? यानी ये जो गोला था, जो कांच की बॉल थी, उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। मान लो सेंटर है ये, ठीक है। तो ये जो कांच के खोखले गोले का सेंटर था वही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। तो सी क्या है यहां पर? वक्रता केंद्र। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो सी हो गया सब हमारा वक्रता केंद्र। अब इसे मैं रेज कर देता हूं, इसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब आप एक काम और करो, ये जो ध्रुव है ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचो। इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींचो। तो ये जो सीधी रेखा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कहलाती है तुम्हारी मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए थोड़ा जल्दी से कवर करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। यानी हमने ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच दी और वो जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष, ठीक है। अब आप एक काम करो, ध्रुव और वक्रता केंद्र में एक मिड पॉइंट लो।
ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक मिड पॉइंट, मान लो इसका मिड पॉइंट बोले तो यहाँ पर है, इसके बीच में मध्य बिंदु ले लो। तो मध्य बिंदु जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का मध्य बिंदु होता है उसी को बोलते हैं दोस्त हम फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। एफ क्या बोलते हैं? फोकस। क्लियर? क्या बोलते हैं? फोकस। अच्छा साहब, तो फोकस हमको पता पड़ गया क्या है फोकस, कि जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र है इसके मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। और फोकस को ही दोस्त मुख्य फोकस भी कहते हैं। क्लियर? आप कंफ्यूज मत होना कि कहीं मुख्य फोकस लिखा होता है और कहीं फोकस। बस ये जो 4 पॉइंट थे बस इसी से परिभाषा बन जाएगी हमारी। अब यहाँ से डेफिनेशन आती है, फोकस दूरी बताइए, फोकस दूरी क्या होती है? तो आप समझ रहे हो फोकस दूरी क्या होगी? फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी फोकस दूरी। सिंपल सी बात है भाई। ये जो दूरी है, हाँ ये वाली ये जो दूरी है, ये वाली पूरी यही तो होगी फोकस दूरी। फोकस से ध्रुव तक की बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी। यानी द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर? ओके, तो फोकल लेंथ समझ में आ गया। फोकस दूरी क्या हो जाएगी बताओ? फोकस दूरी हो जाएगी ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी, इन द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल। फोकस और पोल के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्लियर? हिंदी में परिभाषा लगेंगे तो हम फोकस और दर्पण के ध्रुव तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अच्छा साहब, अब आपसे नेक्स्ट पूछ सकता है वक्रता त्रिज्या क्या होती है? क्या होती है वक्रता त्रिज्या? तो वक्रता त्रिज्या होती है वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी, यानी ये वाली डिस्टेंस, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की। तो ये यानी क्या बन गया हमारी वक्रता त्रिज्या? सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। यानी ध्रुव के और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम? वक्रता त्रिज्या। क्लियर? ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी, ये वाली। क्लियर है ना? ये वाली दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। क्लियर? ओके। अच्छा, वक्रता त्रिज्या क्लियर हुई, वक्रता केंद्र क्लियर हुआ, ध्रुव क्लियर हुआ, फोकस क्लियर हुआ, फोकस दूरी क्लियर हुई, मुख्य फोकस क्या होता है, ये सब क्लियर कर लिया। अच्छा, एक और चीज क्लियर करो आप अब दर्पण के दोनों सिरों को मिलाता हुआ एक रेखाखंड खींच दो, ये वाला जिसको मैंने डॉट डॉट से रिप्रेजेंट किया है, इसको बोलते हैं दोस्त द्वारक। इसको मैं नाम दे दूं MN। तो MN क्या है दोस्त? MN है द्वारक। क्या है MN? द्वारक। बोले तो एपर्चर। क्लियर? तो ये सारी डेफिनेशन थी, बिल्कुल हमने एक एक करके कवर कर ली, कोई डाउट नहीं है अब इसमें। ओके, अब ये सब चीजें मैं क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि ये सब चीजें मैंने इसलिए सिखाई क्योंकि आगे हम सीखेंगे परावर्तन के नियम, कि दर्पणों के द्वारा परावर्तन कैसे होता है, कहाँ से किरण जाती है और कैसे लौटकर आती है, ये सब हम सीखेंगे परावर्तन के नियम में। तो उसके लिए मुझे ये सब पॉइंट बोलने पड़ेंगे वहां पे। जैसे मैं बोलूं, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर जाती है। मैं आपको ये नेक्स्ट रूल पढ़ाऊंगा परावर्तन के नियम में। तो आप जब मैंने तो बोल दिया मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और फोकस से होकर आती है, तो आपको जब यही नहीं पता कि मुख्य अक्ष क्या है और फोकस क्या है, तो आपको क्या घंटा समझ में आएगा? बताओ। तो इसलिए ये मैंने सब कुछ बताया आपको। ये जो पॉइंट क्लियर किस लिए बताया मैंने? क्योंकि आपको मैं जो पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परावर्तन के नियम, और वो सब वहां पे ये सारे पॉइंट जो हैं, ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इन सब की जरूरत हमें वहां पे पढ़ने वाली है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने की नियम। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो क्या है, कैसे बनते हैं गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब? तो दोस्तों 4 नियम है, केवल ओनली ऑन 4, जिससे हम अपने जितने भी प्रतिबिंब हैं कैसे बनते हैं गोलीय दर्पणों के द्वारा वो हम सीख लेंगे।
तो आते हैं दोस्त अपने पहले रूल पर। क्या है हमारा पहला रूल, बताता हूँ। ये जो बात कर रहे हैं हम दोस्त, किस में कर रहे हैं, अवतल दर्पण। मैंने अवतल दर्पण बना दिया और ब्रेक हुए तल पर क्या कर दी मैंने, पॉलिश। ओके, मिड पॉइंट पे क्या होगा यहाँ पे, बताओ, बोलो। यहाँ पे होगा ध्रुव। अच्छा साहब, और यहाँ पे क्या होगा, सेंटर। अच्छा, और सेंटर और ध्रुव के बीच में क्या होगा मिड पॉइंट पे, फोकस। और ये जो रेखा होगी पूरी, जो सेंटर से और ध्रुव से होती हुई जाती है, क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। अच्छा, पहला रूल क्या कहता है दोस्त, जब कोई रेज मुख्य अक्ष के समांतर आती है, कहाँ से होकर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो यह परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। आप देख रहे हो कहाँ से होकर गई है ये, फोकस से। कोई भी किरण हो, बस इसके मुख्य अक्ष के पैरेलल हो, समांतर हो। मान लो ये भी गई, किसके पैरेलल है, मुख्य अक्ष के। कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। गई तो ऐसे थी और चली कैसे गई, फोकस से होकर। ठीक है, ये कैसे आई थी, ऐसे, लेकिन चली कहाँ गई, फोकस से होकर। यानी कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर। बड़ा पहला रूल था, बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अवतल दर्पण बना दिया मैंने। ओके, अब साहब बीच में यहाँ पे क्या होगा, ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु पे क्या होता है, ध्रुव होता है। यहाँ कहीं क्या होगा, सेंटर, और सेंटर को ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। ध्रुव के और सेंटर के बीच में क्या होता है, फोकस। अच्छा, अब सेकंड रूल कहता है हमारा बिल्कुल इसका अपोजिट है। क्या, कि जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, फोकस से, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। हो गई सब लोग, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई ना, इसके पैरेलल। क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा रूल था, जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें क्या था, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस से होकर जाती है। क्लियर। ओके, कोई भी किरण, यानी मैं इसी की बात नहीं कर रहा, मान लो ये कोई किरण है और फोकस से होकर जा रही है, तो ये टकराने के पश्चात क्या होगा, एक्सीडेंट होगा इसका, और एक्सीडेंट के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। एक्सीडेंट बोले तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, दो रूल हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा है दोस्त, बना दिया मैंने अवतल दर्पण। बीच में कहीं ध्रुव और यहाँ कहीं सी हो गया, सी और पी को मिला दिया, क्या हो गया, कौन सी रेखा है ये, मुख्य अक्ष है। सी और पी के बीच में क्या होता है, फोकस। अच्छा, अब क्या है रूल, जब कोई किरण सेंटर से होकर जाती है, किससे होकर जाती है, सेंटर से होकर जाती है, यानी वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वह बिना विचलित हुए, मतलब बिना परावर्तित हुए उसी माध्यम में वापस लौट आती है। जैसे जाती है वैसे ही लौट आती है, कोई चेंज नहीं होता, जहाँ से गई थी वहीं से वापस आ जाती है। और चौथा रूल है बस लास्ट, इसके बाद हम अपने आप प्रतिबिंब बनाना सीख जाएंगे। क्या है ये है दोस्त, बताओ क्या हो गया, ये यहाँ पर ध्रुव और ये सी। अच्छा, और मुख्य अक्ष। अच्छा, क्लियर हुआ, मुख्य अक्ष क्लियर हुई। ओके, बीच में फोकस। नेक्स्ट रूल है कि अगर कोई किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है, कहाँ से, ध्रुव से, तो होता क्या है, वो जितना मुख्य अक्ष से एंगल बनाती हुई टकराती है, मान लो यहाँ ये 30 के एंगल से टकराई है, तो वो परावर्तन के पश्चात उतने ही एंगल से परावर्तित हो जाती है। यानी 30 से आई थी और 30 से ही चली जाएगी। क्लियर हुआ। लेकिन किसको एंगल मानेंगे, अब यहाँ से मुख्य अक्ष से एंगल मानेंगे। क्लियर। ओके, बड़ा सिंपल सा रूल थे ये चारों। एक बार और जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर। और जब कोई किरण
फोकस से होकर जाती है तो वो किसके समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। क्लियर। और जब कोई किरण सेंटर से होकर जाती है तो वो क्या होती है, वापस सेंटर टकराने के पश्चात दर्पण से फिर दोबारा ऐसे ही लौट जाती है। ठीक है। अच्छा, और चौथा क्या था अपना, चौथा था जब कोई किरण दर्पण के ध्रुव से टकराती है और वह दर्पण के ध्रुव से जितना एंगल बनाती है वह उतना ही एंगल बनाते हुए निकल लेती है बोले तो परावर्तित हो जाती है। क्लियर। बड़े 4 रूल थे, बड़े सिंपल थे। अब इनके द्वारा दोस्त क्या होगा, हम जो भी इमेज फॉर्मेशन बनेंगे, यानी जो इमेज फॉर्मेशन होंगे, प्रतिबिंबों का निर्माण होगा, वो हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे।